नमस्कार। बिजोलिया किसान आंदोलन पर हमने एक व्याख्यान किया। आज के व्याख्यान में हम उसके दूसरे चरण यानी 1915 से 1923 के मध्य जिस तरह से आंदोलन चला के बारे में पढ़ेंगे। पीछे का जो हम किसान आंदोलन का विवरण कर चुके हैं, जो 1897 से शुरू हुआ, का सार संग्रह यह है कि किसानों ने अपनी मांगे जो भूमि कर, लाग बाग और बेगार को लेकर थी, को महाराणा तक पहुंचाया। महाराणा ने कुछ हस्तक्षेप किया, मामूली सहूलियतें प्रदान की किसानों को, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं की गई। किसानों को महाराणा को संपर्क करने का खामियाजा बिजोलिया के राव से सजा के रूप में भुगतना पड़ा। बिजोलिया के राव कई बार बदलते रहे, लेकिन महाराणा द्वारा दी गई सहूलियतों को, छूटों को लागू करने अथवा ठिकाने के स्तर पर किसानों को कुछ छूटें देने का कार्य वास्तविक स्तर पर नहीं हुआ। जो छूटें उन्होंने दी, उन्हें उन्होंने लागू नहीं किया। और इस तरह से, जबकि बिजोलिया की जागीर कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत थी, क्योंकि यहाँ के राव अल्पवयस्क थे। इसी समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में चंदा देने के लिए राजपूताना के राजाओं को निवेदन किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और वह वार फंड जागीरदारों से होते हुए जनता तक पहुंचा। और इस तरह से 1916 ईस्वी में वार फंड में कंट्रीब्यूशन के नाम से या युद्ध कर के नाम से एक नया कर बिजोलिया के किसानों पर लागू कर दिया गया। इस तरह से इस नए आरोपण के प्रति के विरुद्ध खड़ा होने के लिए किसानों के पास एक नया कारण उत्पन्न हो गया। इसके अलावा इस आंदोलन में और भी कारण जुड़ रहे थे। वह यह था कि चीन के साथ इंग्लैंड के संबंधों में ये परिवर्तन आया था कि पूर्व में जो अफीम का व्यापार चीन के साथ होता था, चीन के साथ संधि हो जाने के कारण कुछ दशकों से चीन के साथ अफीम का व्यापार नहीं हो रहा था, और उसका परिणाम राजस्थान का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि अफीम की खेती यहाँ पर की जाती थी, यहाँ के किसानों पर पड़ा। इस तरह से अपनी लाग बाग की अधिकता, भूकर की अधिकता, बेगार की मौजूदगी के अलावा युद्ध कर के रूप में और अफीम की खेती के सीमित हो जाने के कारण किसानों की समस्याएं बढ़ रही थी, और ना राव ना महाराणा उसके प्रति सावचेत थे। इसलिए अभी एक नए व्यक्ति ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जिनको राजस्थान में राजनीतिक जागृति का पिता कहा जाता है। इनका नाम विजय सिंह पथिक था। बिजोलिया किसान आंदोलन में आगे बढ़ने से पहले विजय सिंह पथिक का परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है। विजय सिंह पथिक गुर्जर जाति के थे, यूपी के बुलंदशहर के निवास करने वाले थे। आपने सुना होगा कि गदर नामक एक क्रांतिकारी दल अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया था, जिसके अंतर्गत 1915 में भारत में सैनिक विप्लव के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को पलट देने का षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र का भारत में नेतृत्व करने वाले एक प्रमुख क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से विजय सिंह पथिक का संपर्क था। उन्होंने राजस्थान में इस क्रांति को करने के लिए विजय सिंह पथिक को भेजा, लेकिन इस षड्यंत्र की सूचना किसी भेदी के द्वारा
ब्रिटिश सरकार को मिल गई और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें राजस्थान में गिरफ्तार होने वाले विजय सिंह पथिक भी थे, जो अजमेर में गिरफ्तार किए गए और उन्हें अजमेर के टोडगढ़ के एक किले में नजरबंद कर दिया गया। उनके साथ गिरफ्तार होने वालों में गोपाल सिंह खरवा भी थे, जो चूरू के जागीरदार थे। इस तरह से विजय सिंह पथिक का राजस्थान में आगमन हुआ। टोडगढ़ की नजरबंदी के दौरान कुछ समय के पश्चात वो वहां से गुप्त वेश में निकल गए और मेवाड़ आ गए। यहाँ पर उन्होंने चित्तौड़ के ओछड़ी नामक गांव में एक विद्या प्रचारिणी सभा नामक संस्था की स्थापना की और बिजौलिया के किसानों से जुड़ गए। बिजौलिया के कुछ दूसरे स्थानीय नेता जो अब तक वहां पर कार्यरत थे, माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, प्रेमचंद भील, स्वर्णलाल भंवरलाल स्वर्णकार आदि भी उनसे जुड़ गए। इस तरह से बिजौलिया के किसानों का नेतृत्व करने वाला एक समूह विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में तैयार हो गया। इन्होंने बिजौलिया किसान पंचायत की स्थापना की, जिसकी शाखाएं बिजौलिया के गांवों में खोली गई। इसी समय क्योंकि कार फंड का आरोपण कर दिया गया, जो कि एक नया कर था, तो बिजौलिया किसान पंचायत के नेतृत्व में मेवाड़ के महाराणा को और बिजौलिया के जागीरदार दोनों को आवेदन पत्र प्रेषित किए गए, किसानों को उनके चलने वाले कष्टों के निवारण के लिए। जब क्योंकि पुराने समझौते के प्रति सम्मान बिजौलिया के राव ने प्रदर्शित नहीं किया था, नया कर लागू कर दिया गया था, उनके नए आवेदन पत्र पर कोई गौर नहीं किया गया। इसलिए बिजौलिया किसान पंचायत के नेतृत्व में बिजौलिया के किसानों ने सत्याग्रह शुरू किया। उन्हें कर नहीं देना था, भूमि कर नहीं देना था, लाग बागे नहीं देनी थी, बेगार नहीं करनी थी और युद्ध कर नहीं देना था। इस तरह से बिजौलिया के किसान आंदोलन का दूसरा उग्र दौर प्रारंभ हुआ। अपनी प्रकृति में वह अहिंसक था। राज्य के लिए इस आंदोलन को दबाना आवश्यक था, क्योंकि सर्वप्रथम उसकी आय बंद हो जाने वाली थी। अगर बिजौलिया में किसान आंदोलन चलता रहता तो दूसरे जागीरों में फैल जाने का डर था। इसलिए बिजौलिया के राव ने किसानों पर दमन प्रारंभ किया और किसान नेताओं की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। फलस्वरूप विजय सिंह पथिक तो भूमिगत हो गए, उमाजी का खेड़ा नामक गांव में किसी पुराने मकान में, और बाद में उमाजी का खेड़ा इस बिजौलिया किसान आंदोलन का, जो 1941 तक चला, का केंद्र स्थल बना रहा। दूसरे कुछ नेता माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास गिरफ्तार कर लिए गए और किसानों पर दमन चक्र चलता रहा। ये आंदोलन इस चरण में बहुत रोमांचक हो गया, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने इसे कुशल नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने कानपुर से प्रकाशित होने वाले प्रताप नामक अखबार, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी चलाया करते थे, से संपर्क करके इस आंदोलन को प्रसारित करवाया, जिसके फलस्वरूप भारत भर में महाराणा की नीतियों की आलोचना होने लगी और महाराणा की नकारात्मक छवि बनने लगी। उसका प्रभाव पड़ा महाराणा के ऊपर। महाराणा ने एक जांच कमीशन की नियुक्ति की, जिसने किसानों की शिकायतों को जायज पाया और उसमें कमी करने की, लाग बाग और भूमि कर की दरों में
कमी करने की तथा बेगार को हटाने की सिफारिश की, लेकिन महाराणा ने पुनः इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्टों पर गौर नहीं किया, क्योंकि बिजोलिया किसान आंदोलन एक अखिल भारतीय स्वरूप ग्रहण करने जा रहा था। उसी के साथ महाराणा भी हठी हो गए थे किसानों की शिकायतों के निवारण न करने के प्रति, क्योंकि महाराणा स्वयं दो तीन तरह के दबावों से प्रभावित हो रहे थे। प्रथम दबाव मेवाड़ के दूसरे जागीरदारों की तरफ से था। उनका कहना था कि अगर महाराणा ने बिजोलिया के किसानों की शिकायतों पर गौर किया और उन्हें सहूलियतें दी, तो ऐसा उन्हें दूसरी जागीरों में भी करना पड़ेगा, जो उनके लिए लाभदायक नहीं होगा। राजस्थान के एजेंट टू दी गवर्नर जनरल तथा मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट दोनों चाहते थे कि इस आंदोलन का दमन कर दिया जाए। तीसरा दबाव यह था कि महाराणा की नकारात्मक छवि बनने जा रही थी, लेकिन महाराणा अड़े हुए थे और इधर किसान अपने लिए अधिकाधिक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। पहला, प्रताप में सूचनाएं प्रसारित करने के बारे में आपने देखा। दूसरा, पथिक ने यह सोचकर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिजोलिया के किसान आंदोलन के लिए समर्थन प्राप्त करना चाहिए, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 के अमृतसर में आयोजित होने वाले अधिवेशन में बिजोलिया के किसान आंदोलन के संदर्भ में एक प्रस्ताव पेश करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया से संबंधित प्रस्ताव खारिज हो गया। कारण यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति यह थी, जिसके प्रति गांधी मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, कि अभी कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं थी कि वह ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों दोनों में चलने वाले आंदोलनों को संभाल सके। इसलिए बिजोलिया में चलने वाले किसान आंदोलन में बतौर राष्ट्रीय संगठन उन्होंने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, लेकिन गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर सहायता की। उन्होंने वर्धा में 1919 में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में ही जमनालाल बजाज के आर्थिक सहयोग से एक संगठन की स्थापना कर दी, जिसे राजस्थान सेवा संघ कहा गया। राजस्थान में जन सेवा करने वाले संगठनों में यह पहला संगठन था और जिस सेवा भाव से इसने राजस्थान के किसानों की मदद की, ऐसा संगठन राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दूसरा नहीं बना। इस संगठन की स्थापना के संदर्भ में हमें तिथि भेद मिलता है। एक तिथि के अनुसार 1919 में वर्धा में इस संगठन की स्थापना हुई और 1920 में यह अजमेर स्थानांतरित हो गया। दूसरा, इसके बारे में धारणा यह है कि यह 1920 में ही वर्धा में स्थापित हुआ और 1921 में अजमेर स्थानांतरित किया गया। इसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य यह था कि राजस्थान के किसानों के संबंधों को उनके जागीरदारों के साथ मजबूत बनाया जाए। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सौहार्दपूर्ण तरीके से अहिंसक कार्यवाही करते हुए उनकी शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से यह संगठन बनाया गया था। यह संगठन अजमेर स्थानांतरित हो गया और बिजोलिया किसान पंचायत के माध्यम से इस संगठन से जुड़ गया। इस तरह से एक नया आयाम यह जुड़ा कि मेवाड़ के दृष्टिकोण से कुछ बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप उनकी रियासत में होने लगा, जिससे वह नागवार समझता था, लेकिन उससे
इस मेवाड़ के महाराणा पर किसानों की समस्याओं पर गौर करने का दबाव भी बढ़ा। प्रताप के माध्यम से, गांधी के राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से और राजपूताना मध्य भारत सभा नामक एक संगठन जो 1919 में स्थापित हुआ था, जिसका मुख्यालय या शाखा अजमेर में थी, जिसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यों से देशी रियासतों की जनता को परिचित कराना था, ने भी बिजौलिया के किसान आंदोलन पर कार्यवाही करना शुरू किया और अपना एक स्वयं का जांच कमीशन भेजने की पहल की। इस तरह से 1920 तक आते आते महाराणा के ऊपर किसानों के समस्याओं के प्रति गौर करने का दबाव बढ़ा। फलस्वरूप पुनः महाराणा ने एक जांच कमीशन नियुक्त किया और पुनः उसकी रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया। इस समय तक यह हुआ कि मेवाड़ की दूसरी रियासतों में बेंगू, पारसोली, भिंडर और दूसरी रियासतों में भी इस आंदोलन का प्रसार हो गया और वहां पर भी सामंत तथा महाराणा का विरोध होने लगा। इस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल पड़ा था और अपने चरम उत्कर्ष पर था। इसी समय लगभग कुछ समय पूर्व रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसके फलस्वरूप पहले जबकि राजस्थान के एजीजी यह चाहते थे कि इस आंदोलन का दमन कर दिया जाए महाराणा के माध्यम से, अब राजस्थान में नियुक्त एजीजी असहयोग आंदोलन के साथ इसका मेलजोल ना बढ़ जाए, यह चाहने लगे कि क्योंकि अब इसका दमन करना संभव नहीं है, इसलिए किसानों के साथ एक समझौते पर पहुंचा जाए। ये उन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के माध्यम से करना चाहा, लेकिन ऐसा ना होने पर उन्होंने फतेह सिंह को प्रभाव अपने प्रशासनिक अधिकार छोड़ने के लिए बाध्य किया और महाराज कुमार भूपाल सिंह के माध्यम से यह समझौता करने की कोशिश की। फलस्वरूप राजस्थान के एजीजी बिजौलिया पहुंचे, किसानों के नेताओं के साथ बातचीत की और एक एग्रीमेंट पर वो पहुंचे जो कि 11 फरवरी 1922 को हुआ। ये 11 फरवरी 1922 को लागू हुआ। अंतिम निर्णय पर पहुंचा सेटलमेंट 11 जून 1922 को लागू किया गया। इस एग्रीमेंट में किसानों को सहूलियतें दी गई। जो मुख्य ये काफी बड़ा एग्रीमेंट था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें इस तरीके से थे कि किसानों को के द्वारा दिए जाने वाले अनेक करों में कमी की गई, तलवारबंदी में कमी कर दी गई। उन वर्षों में जबकि किसानों ने खेती ना की हो, उन वर्षों का लगान न देने पर रजामंदी हुई। चरागाहों में और लकड़ी काटने की बेहतर सुविधाएं दी गई। छटूंद लाग में कमी कर दी गई। भूमि कर में कमी कर दी गई। किसानों पर जो मुकदमे थे उनका अंतिम निर्णय होने तक किसानों से किसी प्रकार की वसूली में जबरदस्ती न करने पर रजामंदी हुई। भू राजस्व के मानकीकरण के लिए जो भूमि की पैमाइश हो रही थी, उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन किए गए। इस तरह से किसानों ने इस दौर में अपनी शिकायतों के संबंध में कुछ सहूलियतें वो मेवाड़ के महाराणा के माध्यम से प्राप्त कर सके और यहाँ तक कम से कम एक सफलतापूर्वक एग्रीमेंट पर, समझौते पर पहुंचने के कारण इस आंदोलन को सफल कहा जा सकता है। लेकिन
जैसे ही हम इसके तीसरे दौर में प्रवेश करेंगे, हम ये देखना चाहेंगे कि क्या किसान वास्तव में सफल हुए, क्या इस महत्वपूर्ण समझौते जो राजस्थान के एजेंट टू द गवर्नर जनरल के मध्यस्थता से तय किया गया था, वो मेवाड़ के महाराणा ने कार्यान्वित होने के लिए प्रभाव डाला अपना, तथा क्या मेवाड़ की बिजोलिया जागीर में इस समझौते को किसानों पर लागू किया गया। यह हम शेष रखते हैं कि तीसरे व्याख्यान में हम ये देखेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन ने किस प्रकार से किस दौर में प्रवेश किया और उसकी अंतिम परिणति क्या हुई। धन्यवाद।